आज का जो ये टॉपिक है ये भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यूट्यूब पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता खुल के। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरी देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि भैया हम आग जब लगती है तभी कुआं खोदते हैं, और जब आग लग जाएगी भैया कुआं खोदोगे पानी नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम तो आपको होगी ना। तो ये जो टैक्स का मैटर है ना, ये आपको पहले ही समझ लेना चाहिए अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो, ताकि आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसको लेके सवाल तो बहुत पूछते हैं लोग मुझसे, इवन सामने से कोई मिलता है तो भी सवाल पूछते हैं, लेकिन वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो मैं आज पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा कि जो यूट्यूब है ना, इसमें कितनी तरीके का टैक्स कहां कहां कटता है, कौन कौन सा टैक्स हमें पे करना पड़ता है। जैसे यूएस टैक्स हो गया, सिंगापुर टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एलयूटी हो गया, एक्सचेंज फी हो गया, हर चीज आपको समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप यूट्यूब से 1 रुपया भी कमाते हो तो आपको टैक्सेशन का पूरा नॉलेज आ जाएगा। आपको जिंदगी में कहीं भी किसी से कोई सलाह नहीं लेनी है। इवन आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, कहीं से भी कभी कोई नोटिस नहीं आएगा। तो वीडियो बस पूरा देख लेना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। आपसे एक ही गुजारिश है कि भैया वीडियो को बस लाइक कर देना है आपको और पूरा देख लेना भाई, आपके बहुत काम की चीज है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए यूट्यूब टैक्स का मीनिंग क्या है पहले समझिए। टैक्स हमेशा लगता है आपकी अर्निंग पे, जो मनी आपको मिलती है, जो आप अर्न करते हैं, इसी पर ही टैक्स लगता है। यूट्यूब से जितनी भी तरीके की कमाई होती है सब पे चर्चा करेंगे आज। उन पर जो टैक्स लगते हैं, पहला तो है भैया यूएसए टैक्स लगता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंगापुर टैक्स का भी आजकल एडसेंस में ऑप्शन आ रहा है। फिर इनकम टैक्स, अगर आप पैसा कमाते हो तो भैया इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ेगा। इसको हम कैसे फाइल करते हैं, कब लगता है, कितना लगता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। जीएसटी भी देना पड़ता है यूट्यूबर को, कब देना पड़ता है, जीएसटी नंबर कब लेते हैं, कितना देना पड़ता है, हर चीज क्लियर करूंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि किसी यूट्यूबर को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का एक फोन खरीदना है, सपोज एक आईफोन खरीदना है, तो उस पर जो आपने 18% जीएसटी दी है वो वापस कैसे मिलेगी, यानी कि वो फोन 82,000 का आपको कैसे पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। एलयूटी क्या होता है वो भी समझाऊंगा। और जो एक्सचेंज फी होती है बहुत सारी, क्योंकि हम लोग डॉलर में कमाते हैं, कभी इंडियन करेंसी में कमाते हैं, तो एक्सचेंज फीस बहुत लगती है, उन सब पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी अगली स्लाइड को बढ़ते हैं। देखिए यूट्यूब अर्निंग को समझते हैं पहले, आपकी यूट्यूब से पैसा कैसे कैसे कमाते हैं। सबसे पहला तो है वॉच पेज एड्स। जो भी आपकी वीडियोस होती है, तो वीडियो के पहले, वीडियो के बाद में और वीडियो के बीच में भी अगर वीडियो बढ़ी है तो भाई साहब क्या करता है, एक एड्स आता है जी। एड्स से जितना भी पैसा बनता है, भाई पैसा कैसे बनेगा, एडवर्टाइजर एडसेंस को पे करेगा एड्स दिखाने के, जितना भी पैसा बनेगा उस पैसे को एडसेंस रख लेगा। अब ये देखो 100% पैसा कौन रखेगा, एडसेंस। और जब हिसाब होता है महीने पे तो सिस्टम सीधा सा है, ये लॉन्ग वीडियो के लिए ध्यान रखना, ये लॉन्ग वीडियो के लिए ये जो वॉच पेज ऐड है ये सिर्फ लॉन्ग वीडियो के लिए। इसमें से क्या होगा जी, 55% तो भाई साहब एडसेंस दे देगा आपको और 45% दे देगा यूट्यूब को, या फिर खुद ही रख लेगा, क्योंकि एडसेंस और यूट्यूब है तो भैया एक ही बाप के दो बेटे, तो सिंपल सी बात ये है। तो 45% वो रखेगा, 55 आपको देगा। एक है शॉर्ट्स पूल, इसको भी समझ लीजिए जी। ये शॉर्ट्स पूल क्या है, तो देखिए शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स के ऊपर कभी एडवर्टीजमेंट नहीं आते, लेकिन मोनेटाइज हो जाता है शॉर्ट, तो एडवर्टाइजर ऐड देते हैं वो शॉर्ट्स की जो फीड होती है ना। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक शॉर्ट है, ये एक शॉर्ट है, फिर ये एक ऐड है, फिर ये एक शॉर्ट है, फिर ये एक ऐड है, फिर ये एक शॉर्ट है, फिर ये एक शॉर्ट है, फिर ये एक ऐड है। ऐसे स्वाइप अप करते रहेंगे तो बीच बीच में जो है ऐड आते रहते हैं। इसका पैसा कैसे बनता है आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, कोई पॉलिसी वॉलिसी में उलझाऊंगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए टोटल महीने में सपोज 1 करोड़ रुपए के ऐड आए, समझ गए, 1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजर ने दिए, बीच बीच में ऐड आते रहे। और मान लो सपोज 1 लाख वीडियो देखी गई, समझ गए, 1 लाख वीडियो देखी गई, तो जितना भी पैसा होगा ना, जितना भी पैसा है, इसका एक पूल बन जाता है, बहुत सारा बड़ा पूल, और उसमें से जितने भी लोगों की वीडियो देखी गई है उनमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है व्यूज के हिसाब से। तो भैया जिसके ज्यादा व्यूज होंगे उसको पैसा ज्यादा मिलेगा और जिसके कम व्यूज होंगे उसको पैसा कम मिलेगा। लेकिन इसमें एक फंडा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, कि ये जो 1 करोड़ रुपए आया, ये एग्जाम्पल है, इसमें से उल्टा सिस्टम है, 45% जो है ना बस वही क्रिएटर को बटेगा, क्रिएटर की जो व्यूज के हिसाब से बटेगा 45% बटेगा। 55% इसमें खुद भाई साहब यूट्यूब रख लेगा, या फिर एड्स है यूट्यूब को दे देगा, कुछ भी आप समझ लीजिए। यानी यहां तो उल्टा था, यहां क्या था, जितने भी ऐड आएंगे उस पर जो पैसा बनेगा उसका 55% आपको मिलेगा, 45 वो रखेगा। इसमें पूल में जितना पैसा डिवाइडेशन का हिसाब किताब होगा उसमें 45% में आपका हिसाब किताब होगा और 55% यूट्यूब खुद रख लेगा। ये आप समझ गए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूं कि फैन फंडिंग क्या है और इसका क्या सीन है। तो देखिए फैन फंडिंग क्या चीज है। फैन फंडिंग भी एक मोनेटाइज, हाफ मोनेटाइज चैनल होता है, स्टार्ट हो जाती है। इसमें 3 चीजें आती है। एक होता है जी थैंक्स, जिसको हम सुपर थैंक्स बोलते हैं।
ठीक है। एक होता है जी सुपर चैट, है ना, सुपर चैट जो आपको लाइव वगैरह में मिलती है ना, ये वीडियो में मिलती है और ये मिलता है भाई साहब लाइव में। और एक होता है जी ज्वाइन मेंबरशिप, जो बटन होता है ना ज्वाइन मेंबरशिप, जैसे मेरी वीडियो के नीचे आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जितना भी पैसा है ना, ये कोई एडवर्टीजमेंट का पैसा तो है नहीं, तो ये पैसा कहां से आया जी, ये पैसा दिया आपके व्यूअर ने, आपका व्यूअर ही तो पैसा दे रहा है भाई। सुपर थैंक्स आपका ऑडियंस दे रही है, सुपर चैट दे रही है और ज्वाइन दे रही है। तो ये जितना भी पैसा आपकी ऑडियंस आपको पे करती है, तो यूट्यूब फिर भी कहता है कि भैया 30% तो मैं लूंगा, इसमें से 30% तो वो ले लेगा, ठीक है, और 70% है जी आपका, 70% आपका है, ठीक है। तो यहां पे 70% आपको मिल जाएगा, 30% खुद यूट्यूब रख लेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लोज है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें 8 से 9% का पता नहीं सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ये पता नहीं कौन सी एक्सचेंज फी के नाम से कट जाते हैं। तो आपको कितना मिला, 61 to 62% ही पैसा आपको मिलेगा। यानी 100 रुपए आपको मिला अगर सुपर थैंक्स में, तो आपके अकाउंट में 62, 62.5 इस तरीके से पैसा आता है। कभी भी 70 पूरा नहीं आता, ठीक है, पूरा 8% खुद यूट्यूब रखता है। तो ये हो गया भैया फैन फंडिंग का मसला। अब आप बात करेंगे भाई साहब मर्चेंडाइज की। अब देखो ये मर्चेंडाइज क्या है, मर्चेंडाइज ये है कि भाई साहब मैं एक क्रिएटर हूं, मैं कहता हूं जी मैंने एक पैन बनाया है जी, ये पैन मैं बेच रहा हूं मेरी वेबसाइट पे, 100 रुपए का है जी। और मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपना मर्चेंडाइज वेबसाइट है उसे कनेक्ट कर दूंगा। तो 100 रुपए का मेरा जो पैन बिकेगा ना जी, इस 100 रुपए में के यूट्यूब कुछ भी नहीं लेगा, ये 100 रुपए आपके। यानी इसमें ये मर्चेंडाइज एक ऐसी चीज है जिसमें यूट्यूब कुछ भी नहीं रखता, ये सारा पैसा आपका है। अब आता है जी मोटा पैसा, स्पॉन्सरशिप जी, ब्रांड डील मिलती है। ब्रांड कहता है मेरी वीडियो का प्रमोशन कीजिए, मतलब मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए अपनी वीडियो में। उससे आपने चार्ज कर दिया, आपने कहा जी मैं तो 2 लाख रुपए लूंगा तब आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। उसने कहा ठीक है जी 2 लाख रुपए दे दूंगा मैं आपको। तो 2 लाख रुपए दे दिए आपको। अब देखो ये पैसा कहां से है, इंडिया से। ध्यान से समझना, बहुत गेम है इसके अंदर। ये पैसा इंडिया से दिया किसी ने, बाहर से भी दे सकती है कंपनी, लेकिन ज्यादातर आपको इंडिया से पैसा मिलेगा। और ये पैसा आपको मिलेगा जी सिंगापुर से, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंडिया में सिंगापुर से पैसा आता है। तो ये पैसा सिंगापुर से मिलेगा। ये यूट्यूब का पैसा आपको बाहर से मिलेगा डॉलर में, ये मिलेगा जी इंडिया से। और ये बाहर से भी मिल सकता है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। एक होता है जी अफिलिएट। मान लो आप अमेजन पे अफिलिएट करते हैं, ज्यादातर तो क्या है अमेजोन का ही अफिलिएट चलता है। तो अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा या बहुत सारी वेबसाइट का कोई अफिलिएट कर सकते हैं, उसमें भी आपको पैसा मिलता है। अगर कोई ऐप का रिव्यू आप कर रहे हो, ऐप का रिव्यू कर रहे हो, उसमें जो रेफर एंड अर्न होता है ना, वो भी एक तरीके का अफिलिएट ही है। यानी कि आप कस्टमर दिलवा रहे हो कंपनी को, उसके बदले में कुछ आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये वो पैसा होता है, ठीक है। तो इतनी तरह से आप यूट्यूब पे कमाते हैं। अब देखते हैं किस पैसे पे कितना टैक्स जो है लगता है, समझे ये। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि भैया कोई कंपनी जब पैसा देती है ना हमको, कोई भी कंपनी है, मान लो आपने एक कंपनी से ब्रांड डील कर ली, आपने एक ब्रांड डील कर ली, ब्रांड आया जी आपको 100 के दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा वीडियो का। तो जब वो 1 लाख रुपए आपको देता है तो टीडीएस काट लेता है। कोई कंपनी काटती है जी 10%, कोई 1% और कोई 2% पैसा काट लेती है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये पैसा वापस कैसे आए, मैं हमारा तो भैया मसला ये है कि हमारा मान लो 10% पैसा कट गया। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए के ब्रांड डील की, 10,000 रुपए रख लिए, ये वापस कैसे लूं मैं, हाउ टू गेट बैक, आगे समझाऊंगा इस वीडियो में वापस आएगा कैसे, सिंपल सा अभी मैं समझता हूं। देखिए एक होता है जी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। जब ये फाइल करोगे ना तब ये पैसा वापस आता है, लेकिन वापस आपकी जेब में नहीं आता। और आता है तो किस कंडीशन में आता है वो भी आपको आगे मैं समझाऊंगा, कहां पे एडजस्ट होता है, हर चीज समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो भी टीडीएस आपका कटता है, कंपनी आपका 10% काटे, 1% काटे या 2% काटे, ये आपका वापस आता है आईटीआर जब आप फाइल कर लेते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और अब आपको समझाता हूं कि भाई साहब यूएसए टैक्स क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 15% फ्रॉम यूएसए व्यूज, यहां पे लिखा हुआ है 30% फ्रॉम ऑल अर्निंग। देखिए समझिए, जब आप एडसेंस बनाएंगे तो एडसेंस वाला ये कहेगा, एडसेंस पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको यूएस टैक्स का एक फॉर्म सबमिट करना है। अब देखिए दो चीजें, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका इतना कटेगा, और आपने फॉर्म सबमिट नहीं करे तो आपका इतना कटेगा। क्यों कटेगा वो समझ लीजिए। देखिए यूएस टैक्स का फॉर्म हमने सबमिट किया, तो यूएस के साथ हमारी इंडिया की ट्रीटी हुई पड़ी है, और भी कंट्री की ट्रीटी हुई पड़ी है, लेकिन इंडिया की ट्रीटी हुई पड़ी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये फॉर्म हमने भर दिया। अब देखो होता क्या, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी एक वीडियो थी, उस पर भाई साहब 1 लाख व्यूज आ गए, 100 के व्यूज आ गए, ठीक है, लेकिन इसमें 5,000 व्यूज जो थे ना वो आए जी यूएसए से। 5,000 व्यूज कितने कहां से आए, यूएसए से आए। तो बाकी के तो पैसे आपको मिल जाएंगे 5,000 यूएसए के। मान लो सपोज $200 बने, सपोज, ठीक है, $200 आपके बढ़ गए। तो अगर आपने ये फॉर्म भर रखा है तो ये जो $200 है ना, इसका 15% कट हो जाएगा आपका,
15% कट होके ही आपका पैसा मिलेगा। ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ इस 5000 व्यूज का जो यूएसए से आपको मिले। आप किसी भी कंट्री में हो, मैं इंडिया में हूं, मेरी वीडियो यूएसए में देखी जा सकती है। तो जितने भी व्यूज मुझे यूएसए से मिला है, सिर्फ उस व्यूज पे जो मेरी अर्निंग हुई है उसका 15% कट हो जाएगा अगर मैंने ये फॉर्म सबमिट कर रखा है तो। और अगर ये फॉर्म सबमिट नहीं किया तो जितनी भी अर्निंग मेरी हुई है उसका 30% कट होगा भाई साहब। कितना होगा? ये सारे व्यूज पे जितनी भी अर्निंग होगी उसका 30% कट हो जाएगा। तो ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है यूएस टैक्स का। इसको आपको मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे समझते हैं सिंगापुर टैक्स क्या चीज है। तो देखिए सिंगापुर टैक्स को समझिए, ये बहुत तगड़ी मतलब है ना, बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है लोगों में कि सर सिंगापुर टैक्स का एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो देखिए एडसेंस में ऊपर ही ऊपर एक यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है सिंगापुर टैक्स के बारे में। तो देखिए सिंगापुर टैक्स एक्चुअल में किसके लिए, वो है एडसेंस फॉर यूट्यूब के लिए वो नहीं है, वो है गूगल एडसेंस के लिए। आप कहोगे भाई क्या मैं मजाक कर रहा हूं, समझा क्या रहा हूं। तो देखिए समझिए ये एडसेंस है जी आपका। इस एडसेंस में क्या है कि दो चीजें, एक तो है जी एडसेंस फॉर यूट्यूब। जब एडसेंस फॉर यूट्यूब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एडसेंस वाला यूट्यूब दिखाएगा। और एक है गूगल एडसेंस, जिससे आप साइट्स, जितनी भी आपकी साइट्स होती है या ऐप होती है ना, जितनी भी ऐप होती है भाई उन पर भी तो ऐड आते हैं, उनको भी तो अपन एडसेंस से अप्रूव कराते हैं। तो जो साइट और ऐप अगर आप चलाते हो, आपके पास है कोई वेबसाइट है, आपने गूगल से लिंक कर रखे हो, ऐप है गूगल से लिंक कर रखी है, तब तो आपको सिंगापुर टैक्स का फॉर्म भरना है, तब तो भरना है। लेकिन अगर सिर्फ यूट्यूब से आप अर्निंग कर रहे हो तो नहीं भरना। ध्यान रखिए सिर्फ इसी में भरना है, सिंगापुर वाले इसमें नहीं भरना। लेकिन आप कहोगे साहब मैं तो सिर्फ यूट्यूब ही चलाता हूं फिर भी मेरे को नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि आपने कोई ब्लॉग बनाया होगा कभी और आपने गूगल से कभी लिंक किया होगा उसको, या फिर गूगल से भले आपका अप्रूव हुआ हो नहीं हो लेकिन लिंक किया है आपने, और आपने उसी एडसेंस से यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। तो जब यहाँ पे गूगल एडसेंस आप देखोगे तब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देगा आपको कि भैया सिंगापुर टैक्स भरो। लेकिन जैसे ही आप एडसेंस फॉर यूट्यूब में स्विच करोगे ना, वो नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए सिंगापुर टैक्स भरने की कोई भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी होगी तो सबसे पहले आपको टेक्निकल योगी चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब का एक ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूं, तो सबसे पहले न्यूज हमारे पास ऑथेंटिक वाली आ जाती है। तो आपको समझा दिया मैंने सिंगापुर टैक्स के बारे में। अब समझते हैं जी इनकम टैक्स। ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, मैं अभी फिलहाल इंडिया की बात करूंगा, तो इंडिया में क्या है कि आप कहीं से भी पैसा अर्न करते हो। क्या करते हो जी? आप पैसा अर्न करते हो, कहीं से भी करते हो, चाहे आप यूट्यूब से करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी दुकान है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप कहां से अर्न कर रहे हो जी? आप कर रहे हो जी वाईटी से, यूट्यूब से अर्न कर रहे हो। तो इस पैसे पर जो भी आप इनकम कर रहे हो उस पर आपको एक इनकम टैक्स देना पड़ता है। किस किस को देना पड़ता है उसकी तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन अब देना पड़ता है। अब इनकम टैक्स हम देंगे तो इनकम टैक्स को हम क्या करेंगे, दो तरीके से हम इनकम टैक्स को फाइल करते हैं। जैसे एक होता है ना आईटीआर फाइल। देखो आईटीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, ध्यान से समझना। आईटीआर फाइल का मतलब है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, मतलब गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना कि भाई हम किस जगह से कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर वो टैक्स की स्लैब की आगे बात करेंगे, अगर वो टैक्स की स्लैब में आता है तब तो भाई हम टैक्स देंगे, और अगर टैक्स की स्लैब में नहीं आता तो हमने ब्यौरा दे दिया, रिटर्न तो भर दी, हम जीरो से भर देंगे जी, पैसा देंगे नहीं, हमारा टैक्स बन ही नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ छूट भी दे, इसकी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दो एक्ट है, एक है 44 AD एक्ट, एक है जी आप बुक मैनेज करते हैं, दोनों चीजें अलग अलग है। तो कैसे जी, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज करिए कि इसकी जो स्लैब है वो ये है कि भैया 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए स्लैब मैंने मान लीजिए इसलिए बोला क्योंकि हर साल ये चेंज होती रहती है, जो टैक्स की स्लैब होती है ना चेंज होती रहती है, जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो ये चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि इस साल में हमने 5 लाख रुपए कमाया। अब ये साल कब से कब होता है देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जी ये साल है जी आपका 1 अप्रैल से और यहां पे है जी 31 मार्च तक का भरते हैं जी, ध्यान रखें। अभी चल रहा है जी 2024, तो अभी मेरे को टैक्स भरना है कब से कब तक का, 2023-24 का भरना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का मेरा टैक्स मैं भरूंगा, ठीक है। तो ये मैं दो तरीके से भर सकता हूं, 44 AD और मैनेज बुक। अब ये दो तरीके क्या है वो समझिए, मैं आपको सारी चीज समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो सपोज 8 लाख रुपए हुई है एक साल के अंदर। कितनी हुई है जी? 8 लाख रुपए हुई है। और इनकम टैक्स स्लैब मान लीजिए 5 लाख तक आपको छूट देती है कि 5 लाख तक तो जी आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं है। लेकिन ये जो 44 AD है इसमें आप टैक्स क्यों भर सकते हैं, इसका फायदा क्या है बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूं, अब ना तो मैं कहीं सैलरी पे काम कर रहा हूं और ना ही भाई साहब मेरा कोई व्यापार है, मैं तो एक प्रोफेशनल हूं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें मेरा खर्चा ही नहीं होता है भाई। ये बोर्ड मैंने खरीदा है, ये कैमरा मैंने खरीदा है, ये स्टाइलस मैंने खरीदा है, ये माइक मैंने खरीदा है,
ये लाइट्स ऊपर है, एसी सब मैंने खरीदा है ना, मेरा खर्चा भी होता है। मैं व्लॉगर हूं तो मैं घूमने जाता हूं, तो मेरा खर्चा होता है कि नहीं होता। तो ये कहता है कि अगर आप 44 एडीए में करते हो तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि भाई आपका 50% तो खर्चा ही हो गया। देखो क्लियर लिखा हुआ है ना, ये मैंने गूगल से निकाला है, सेक्शन 44 एडीए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इट अलाउ एलिजिबल इंडिविजुअल टू पे 50% ऑफ देयर ग्रोस इनकम टैक्स। तो ये मेरी क्या थी, ग्रोस इनकम थी 8 लाख, लेकिन भाई गवर्नमेंट कहते हैं 50% तो तुम्हारा खर्चा हो ही गया होगा, तो 50% ही कमाई हुई ना आपकी, और वो कितनी हुई जी, 4 लाख। अब आपने आईटीआर में बता दिया कि देखो मेरे 8 लाख ग्रोस इनकम थी, मैंने 48 एडीए एक्ट में किया, तो 50% तो मेरे भैया खर्चा हो गया, तो 50% आपकी मान लेगी, क्लियर लगा, 50% तो मान ही लेगी, आपकी खर्चा हुआ ही होगा। अब 4 लाख ही बचा मेरी इनकम, और 4 लाख पे तो भैया टैक्स है ही नहीं, क्योंकि स्लेब आपकी 5 लाख की है, तो आप जीरो के आईटीआर भर दोगे, समझ गए। लेकिन अगर मान लो ये मेरा होता, सपोज 12 लाख होता, इसको हम थोड़ा 12 लाख समझ लेते हैं, ठीक है, 12 मान लो ये जो है 12 लाख होता, तो हम क्या करते हैं, 12 लाख हो गया, तो 12 लाख में क्या होता जी, 50% मानती, इनकम हो जाती है हमारी 6 लाख, 50% तो खर्चा मानती, 6 लाख इनकम हो गई। अब सपोज 5 लाख तक तो फ्री है, तो बचा 1 लाख, उस 1 लाख का आपको जब आप आईटीआर देंगे तो भाई साहब आपको क्या देना पड़ेगा जी, उसका टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो आगे समझाऊंगा स्लेब के हिसाब से। तो ये तो है जी 44 एडी। अब आप थोड़ा बहुत कमाते हैं 12-13 लाख एक साल का, तब तक तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, तब तक तो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो फिर आपको बुक मैनेज करनी चाहिए, उसमें काफी फायदा है। कैसे वो भी समझाता हूं, समझ लीजिए उसको भी थोड़ा। अब देखिए, चाहे तो आप 12 लाख में भी बुक मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। आप चाहें कि भाई मेरे को इस वाले में नहीं भरना टैक्स, मैं तो भाई मेरी बुक मैनेज करूंगा, तो बुक मैनेज कर सकते हैं। उसके फायदे सुन लीजिए। फायदे क्या है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो भी काम करते हो, प्रोफेशनल हो, आपका जो भी खर्चा होता है, चाहे आप भैया घूमने जा रहे हो व्लॉग बनाने के लिए, उसमें खर्चा हो रहा है, आप जो है फ्लाइट से जा रहे हो उसका खर्चा हो रहा है, आप होटल में खाना भी खाओगे उसका खर्चा हो रहा है, आप बोर्ड खरीद रहे हो, लाइट बिल, कैमरा वैमरा, बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई साहब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें कम से कम, ये एग्जांपल बता रहा हूं, ये भी कभी कभी चेंज होता है, कभी 6%, कभी 8%। एग्जांपल मान लीजिए, वो कहता है कि भैया 8% तो आपका फायदा ही होगा। भाई 92% खर्च कर लोगे आप, 8% तो प्रॉफिट होगा ना, तो 8% प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम है जी 50 लाख। देखो मैं आपको पूरी चीज समझा देता हूं। 50 लाख आपकी एक साल की इनकम है। अब अगर आप 44 एडीए में भरोगे तो गवर्नमेंट को क्या मानेगी, मान लो 50% का आपका मान लो खर्चा मान लिया, तो आपको 25 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। 25 लाख आपकी इनकम हो गई ना, 5 लाख तक फ्री है, तो 20 लाख बचे, तो 20 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप अपनी बुक मैनेज करते हो, बुक मैनेज आपका अकाउंटेंट करता है जी, कई सॉफ्टवेयर टैली में कर सकता है, मैं बीजी सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, उसमें आप बुक मैनेज करिए। बुक मैनेज का फायदा क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है, 8% ही आपको दिखाना है प्रॉफिट। तो मान लीजिए कि आपने मान लो खर्चा हुआ, सपोज आपका 80% साहब खर्चा हो जाता है, मैं वीडियो बनाता हूं जी, मेरा 80% तो खर्चा ही हो गया, तो 50 लाख में से 80% तो मेरा खर्चा ही हो गया, तो बचेगा कितना आप समझिए। मेरा तो सिर्फ भैया 40 लाख का तो मेरा खर्चा ही हो गया, तो मेरे पास तो 10 लाख रुपए ही बचा भाई, 10 लाख ही बचा। और 5 लाख तक तो मान लो आप छूट दे रहे हो, तो 5 लाख ही हुआ ना मेरा, तो मैं टैक्स किस पे दूंगा जी, 5 लाख पे दूंगा। तो देखो, अगर आप बुक मैनेज नहीं करते, ये वाले एक्ट में भरते, तो आपको 20 लाख पे देना पड़ता टैक्स। बुक मैनेज करो तो आप इस पे भी दे सकते हो, 5 लाख पे भी, ठीक है। और अगर आप और अपने को क्या करना है, 80% बोला मैंने, आप 92% तक दिखा सकते हो खर्चा। गवर्नमेंट कहती है 8% प्रॉफिट दिखाना है, सिर्फ 8% से कम तो नहीं दिखा सकते, तो 92% तक भी खर्चा दिखा सकते हो। लेकिन वो खर्चे के आपके पास प्रॉपर बिल होने चाहिए। बुक मैनेज का मतलब क्या है, आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो अपने घर के लिए भाई साहब एक मोटरसाइकिल खरीद के लाया, अपने भाई को गिफ्ट दे दी, अब ये आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। वो खर्चा, जो काम आप कर रहे हो उस काम को करने में, जिससे आप कमाई कर रहे हो, उसमें जो खर्चा हो रहा है, आपका ऑफिस का खर्चा है, वो वैलिड खर्चा है, उस खर्चे के सारे बिल होंगे, उसको मैनेज करता है आपका अकाउंटेंट। और लास्ट में बताता है कि देखो जी, मान लो हमारा 85% साहब खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट हुआ 15%, तो 15% प्रॉफिट आप यहां पे बुक करेंगे, और 15% प्रॉफिट पे आप जो है टैक्स भर देंगे। मिनिमम आपको 8% तो प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब ये टैक्स स्लैब को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टैक्स स्लैब एक्चुअल में है क्या। देखिए, ये जो टैक्स स्लैब है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिए, समझ लिए, एग्जांपल से समझा रहा हूं कि टैक्स एक्चुअली पे कैसा करना पड़ता है। इनकम टैक्स स्लैब ये भी चेंज होती रहती है हर साल, जब बजट आएगा चेंज हो जाएगी। कभी गवर्नमेंट कहती है कि भैया 6 लाख तक वालों को टैक्स नहीं देना, कभी 7 लाख वालों तक को टैक्स नहीं देना, कभी 5 लाख तक को टैक्स नहीं देना। लेकिन ये मैंने एक समरी बना दिया आपके लिए, और इस समरी के हिसाब से मैं समझाता हूं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक स्लैब है, ऐसे रिजीम चलती है, जैसे मान लो ये एक रिजीम है। अब ये कह रहा है जी 2.5 लाख रुपए तक आपने अगर कमाए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, समझ गए। यानी लास्ट में आपकी जो अर्निंग आई, चाहे आप 44 एडी में जा रहे हो, चाहे आप
थोड़े ज्यादा कर रहे हो, बुक मैनेज कर रहे हो। वैसे आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो आपको बुक मैनेज करनी चाहिए, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट भी होगा, एक सही आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और आपके पास बिल वगैरह सब रहते हैं। कल को कोई आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी आया तो आप दिखा सकते हैं कि सर हमारा इतना सच में खर्चा हुआ है, जो बचा था उस पर टैक्स दे दो, और ये हमारे सारे बिल्स हैं, सारी फाइल से सब आपकी मैनेज मिलेगी, वो ज्यादा अच्छा एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे कहता है 2.5 लाख तक एक्चुअल प्रॉफिट हुआ तो नील है, कुछ नहीं देना है ना, यहाँ पे नहीं देना आपको कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है जी इस तरीके की ये न्यू रिजीम आ गई, जैसे रिजीम चलती रहती है, ये ओल्ड रिजीम हो गई, ये न्यू रिजीम हो गई, ऐसे रिजीम चलती रहती है, तो अपन इसी रिजीम को समझते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं एग्जाम्पल के लिए समझना, क्योंकि रिजीम तो चेंज होती रहती है, कभी कुछ स्लैब आ जाते कभी समझते हैं। तो कहता है 2.5 लाख तक तो आपका फ्री है। ये कहता है जी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अगर आपने कमाए, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए, तो आपको 5% देना है। अभी समझाऊंगा पूरे पे 5 लाख देना है, किस पे देना है। ये कहता है जी 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख से कम कमाए तो आपको कितना देना है, आपको लिख रखा है 12,500 प्लस 20% टैक्स देना है, ठीक है। फिर ये कहता है जी आपको क्या है, आपने 10 लाख से ऊपर कमाए तो आपको ये देना है 1,12,500 प्लस 30% देना है, ये समझिए। कुल मिला के इस तरीके से स्लैब चलती है, तो इसको थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं, इजी भाषा में आपको समझाता हूं। मान लो आपने 2.5 लाख कमाए तो आपको टैक्स नहीं देना जी, बिल्कुल नहीं देना। आपने कमाए 5 लाख, है ना, 500 के कमाए, तो इसमें से 2.5 लाख तक तो देना ही नहीं था कुछ, तो बाकी के जो 2.5 लाख बचे ना उसका 5% देना है, समझ गए। इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। सपोज आपने कमाए 11 लाख रुपए, आपने 11 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब देखिए ये कहता है 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा, लेकिन भैया 10 लाख से ऊपर तो सिर्फ 1 ही लाख रुपया है ना, 11 लाख तो 10 लाख से ऊपर तो 1 ही लाख है, तो जो 1 लाख ऊपर है बस उसी का 30% देना है आपको। बाकी का जो 10 लाख है वो 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में, तो 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में आपके 5 लाख रुपए बने, उस पर देना है आपको 20%, ठीक है। फिर पहले के 5 लाख बच गए, उसमें 2.5 लाख तक फ्री है, और जो 2.5 लाख बचेंगे उसमें 5% देना है। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि 11 लाख कमा लिया तो 11 लाख का पूरा 30% दे देंगे, ऐसा नहीं है। स्लैब के हिसाब से ही जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगला चैप्टर भाई साहब ये जीएसटी और एलयूटी, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये क्या है भाई साहब, एलयूटी का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो लिमिट है जी आपकी 20 लाख रुपए की। अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं एक साल में तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ये मैंडेटरी है, समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या है, यूट्यूब से भैया पैसा आ गया, मान लो आपके पास एक साल में मान लो 21 लाख रुपए आ गया। देखो मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे खर्चा वर्चा बाद में देखा जाएगा, जो भी आपने निकाला। पैसा बैंक में आया कितना, एक बैंक में नहीं, जितनी भी बैंक है आपकी, मान लो 4 बैंक है तो चारों में पैन कार्ड तो सेम ही लग रहा है। सपोज 21 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो गया, 21 लाख रुपया आपकी बैंक में आ गया आपकी कमाई के रूप में, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, 20 लाख से ऊपर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो यानी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, जीएसटी नंबर ले लीजिए साहब। अब यहाँ पे दो चीज क्या है समझिए, पूरी चीज समझिए। इसमें क्या होगा कि 21 लाख रुपए में मान लीजिए आपके 16 लाख रुपए तो आए, कहां से आए जी, 16 लाख रुपए आए आपके यूट्यूब से, वाईटी से, ठीक है। और 5 लाख रुपए की आपने करी जी स्पॉन्सरशिप, ठीक है, 5 लाख आपने स्पॉन्सर कर दिया, है ना, स्पॉन्सर कर दिया। अब देखिए 5 लाख रुपए का जो आप स्पॉन्सर करेंगे इस पे 18% जीएसटी लगता है जी, यानी सर्विस टैक्स, समझिए ध्यान से, 18% मतलब जीएसटी है। तो जब आप 5 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप करेंगे, हो सकता है आपने 1-1 लाख की 5 लियो, आपने 100K की 5 स्पॉन्सरशिप लियो, हो सकता है आपने 5 लाख की 1 लियो। तो जिस कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप लेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप आपने एक ही कंपनी से ली, तो आप उसको बोलेंगे जी हमारा 5 लाख तो चार्ज है प्लस 18% हम जीएसटी लेंगे, यानी कि वो आपको पेमेंट कितना करेगा, वो करेगा जी 5,90,000 रुपए, है ना, 90,000 रुपए करेगा। अब ये 90,000 रुपए जो है 18% 90,000 रुपए वो आपको पे करेगा। आपने जीएसटी नंबर ले रखा है और आप उसको बिल यानी कि एक जीएसटी इनवॉइस बना के दे देंगे, ठीक है। उसके जीएसटी नंबर पे आप अपनी जीएसटी नंबर से इनवॉइस बना के दे देंगे, जो आपका अकाउंटेंट बना के देगा, आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। 90,000 रुपए अभी आपको क्या है, गवर्नमेंट को भी जमा कराने, क्योंकि ये पैसा तो आप करिए ना जीएसटी का, ये आपने सामने वाले ब्रांड से लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। लेकिन ये जो 16 लाख है ना मालिक, ये 16 लाख आए यूट्यूब से। अब इस पर भी जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन इस पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये फॉरेन करेंसी यानी बाहर से आया, भैया फॉरेन से आया, तो फॉरेन से जो पैसा आता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि भैया फॉरेन में जीएसटी नहीं है, तो वो आपको जीएसटी देगा नहीं। यूट्यूब आपको कभी जीएसटी पे नहीं करता है, तो आपको भी गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। लेकिन अब क्या सुनिए, अगर आपको सिर्फ इंडियन पैसा में काम कर रहे हो तब तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। यूट्यूब के पैसे के लिए आपको एक एलयूटी और लेना पड़ता है जी, एलयूटी और लेना पड़ेगा। तो जब आपको जीएसटी तो फाइल करना पड़ेगा, जैसे आईटीआर फाइल होते थे, जीएसटी भी फाइल होती है। आप महीने जीएसटीआर 1 होती है, 2 होती है, आप महीने के महीने कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, वो आपका अकाउंटेंट मैनेज करेगा।
तो आप जीएसटी फाइल करेंगे, ठीक है। तो जो जीएसटी आप फाइल कर रहे हैं, तो जो बाहर से पैसा आया है तो उसमें आपने एलयूटी लेना ही पड़ेगा, और उसमें तो आपको जीरो ही देना है पैसा, क्योंकि ना तो आपने जीएसटी यूट्यूब से लिया, ना आप गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन जो इंडिया से पैसा आपको मिला और जो कंपनी जीएसटी रजिस्टर थी उससे जीएसटी आपने 90,000 प्राप्त किया है, वो 90,000 रुपए आपको एज ए जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। समझ गए? आपको जीएसटी का पूरा फंडा समझ में आ गया। अब बात आती है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का फोन लिया, सपोज 1 लाख का आपने फोन लिया साहब, और उस पर 18% जीएसटी थी, तो ये जीएसटी आपको वापस कैसे मिलेगी? हाउ टू गेट बैक जीएसटी, इसको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसा नहीं है कि भैया अपने लिए बिस्कुट खरीद लाओ और उसकी भी जीएसटी आपको मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम करते हो, उस काम करने के लिए जो इक्विपमेंट आप खरीदते हो अपने ऑफिस के लिए, उस पर आपको जीएसटी पे करते हो, वही वापस मिलती है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, अब मैं वीडियो बनाया और मैंने मान लीजिए कि ये एक डिजिटल बोर्ड 2 लाख रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा जी? 2 लाख रुपए का खरीदा। तो मैंने क्या किया, सामने वाले को पे किया 2 लाख प्लस जीएसटी, यानी मेरा 36,000 रुपए इसमें भाई साहब जीएसटी मैंने पे कर दिया। किसको कर दिया? ये बोर्ड के ओनर को, जो बोर्ड मुझे बेच रहा था। 36,000 मैंने दे दिया साहब। अब मैं क्या करूंगा, इस ये जो सेल्स का बंदा था, इससे मैंने बोला कि भाई देखो, मेरे पास जीएसटी फर्म है, तो मैं अपना खुद का एक जीएसटी जो नंबर होगा वो इसको दे दूंगा और कह दूंगा मेरे को जीएसटी इनवॉइस बना के दे। तो ये जीएसटी इनवॉइस बना के देगा, जिसमें लिखेगा 2 लाख रुपए, तो बोर्ड की प्राइस थी 36,000 रुपए जीएसटी, तो मैंने इसको कितना दिया जी? 2 लाख प्लस 36,000 रुपए दे दिए। अब ये 36,000 रुपए मैंने इसको पे कर दिया और इसने जीएसटी इनवॉइस बना दिया मेरे नाम से, जो मेरा जीएसटी नंबर था, ठीक है। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तब तो 2,36,000 का ये मुझे बोर्ड पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है तो ये जीएसटी इनवॉइस पे मेरा नंबर चढ़ा के आपको देगा, और ये 36,000 रुपए अब ये करा देगा गवर्नमेंट को जमा। जैसे पहले आपने करा रहे थे 90,000, अब ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा। गवर्नमेंट को साहब 36,000 रुपए इसने जमा करा दिए। अब ये जो 36,000 रुपए ये आपके जीएसटी नंबर पर प्लस होते नजर आएंगे पोर्टल पे, ठीक है। अब ये आपको वापस कैसे मिलेंगे? ये कभी आपको वापस नहीं मिलते जी, ये आपको कभी भी वापस नहीं मिलते। तो ये कैसे मिलता है? ये एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे एडजस्ट होते हैं मैं समझाता हूं। जैसे 36,000 रुपए हमने इसको दिए, 36,000 रुपए हमारे यहाँ प्लस दिखाएगा, लेकिन हमने 5 लाख की स्पॉन्सरशिप भी बुक करी और हमको 90,000 हमने और जमा कराने गवर्नमेंट को, 90,000 जमा कराने ना, क्योंकि 90,000 हमने किससे लिए जी? हमने 90,000 रुपए लिए हैं सामने वाले से स्पॉन्सरशिप के। तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई 36 तो तुम्हारे पास पोर्टल पे पहले ही दिखा रहा है, तो वो 36,000 रुपए इसमें एडजस्ट हो जाएंगे और 90,000 में से 36,000 घटा के जो बचेगा हमें वही जमा कराना है। यानी हमें इस तरीके से पैसा वापस मिलता है, यानी कि वो एडजस्ट हो जाता है। अब टीडीएस को समझते हैं, टीडीएस कैसे मिलता है, तो उसको मैं देखो तुरंत समझाता हूँ पुरानी वाली, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया तो टीडीएस भी तुरंत आ जाएगा। टीडीएस कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए हमारा टैक्स बन रहा है, सपोज हमारा टैक्स बन रहा है जी 40,000 रुपए, कि 40,000 रुपए भाई अकाउंटेंट ने कहा कि सर ये तो टैक्स देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जीएसटी अलग चीज थी और टैक्स अलग था। तो इनकम टैक्स तो आपकी इनकम है 40,000, अब अकाउंटेंट ने बोला जी 40,000 तो आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंपनी ने हमें पेमेंट जब दिया, हमने स्पॉन्सरशिप की, उन्होंने हमारा टीडीएस काटा जी। टीडीएस कितना काटा जी? 60,000 रुपए टीडीएस काट लिया। अब हमें तो 40,000 ही टैक्स बन रहा है, तो भाई 60,000 तो हम ऑलरेडी कंपनी हमारे नाम से टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस के रूप में जमा करा चुकी, पहले से कर जमा करा चुकी। तो अब हमारा तो 40 बन रहा है, तो ये जो 20,000 रुपए है ये विद इंटरेस्ट हमको वापस आ जाएगा हमारी बैंक में। जीएसटी में एडजस्ट होता है, ये वापस आ जाता है। और अगर मान लो हमारा जो टैक्स है, सपोज वो टैक्स हमारा मान लो 10,000 ही होता, 10,000 ही होता, तो 50,000 वापस आ जाता, और अगर ये जीरो होता तो ये पूरा 60,000 हमको हमारे बैंक में मिल जाता विद इंटरेस्ट। तो ये होता है साहब टीडीएस का। जीएसटी वहां पे एडजस्ट होता है, टीडीएस हमारा वापस आ जाता है। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसमें और आगे जाते हैं। इसमें हालांकि एक एडवांस टैक्स भी होता है, उसको कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या यहां तक आप पहुंचोगे तो आप एडवांस टैक्स को समझ जाओगे। एडवांस टैक्स जब दिया जाता है जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हो, जैसे मैं एडवांस टैक्स देता हूं, उसको कभी बाद में समझेंगे। समझ लेते हैं कुछ एक्सचेंज फी के बारे में। तो कुछ एक्सचेंज फी भी लगती है जी हमारे ऊपर। कैसे लगती है? कुछ तो बैंक लगाता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट लगाता है। जैसे मान लो पैसा आया जी डॉलर के अंदर, और हमको चाहिए जी INR के अंदर। तो यहां पे क्या होगा जी, ये पैसा फॉरेक्स डिपार्टमेंट में डॉलर के रूप में आएगा, तो डॉलर जितना भी रुपए चल रहा होगा, उस टाइम रेट चल रही होगी, उसमें कुछ कन्वर्जन रेट ये कट कर लेगा, कुछ कन्वर्जन ये कट कर लेगा, उस पैसे को बैंक में भेज देगा, और बैंक आपको INR में देगी, तो कुछ पैसा बैंक में डिडक्ट करेगी। तो ये कुछ एक्सचेंज फी आपको लग जाती है, और कुछ सर्विस टैक्स के रूप में वो जो मैंने मेंबरशिप बताया वो लग जाती है। तो ये पूरा टैक्स का फंडा मैंने आपको समझा दिया यूट्यूब का, और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टैक्स जरूर भरना, अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो ITR फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारे यूट्यूबर फंसे हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर को इनकम टैक्स नोटिस मिल चुका है, और बहुत सारे यूट्यूबर को जीएसटी नोटिस भी मिल चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर को भाई साहब छापा भी पड़ चुका है पास्ट में। तो टैक्स जरूर भरिए, और ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना,
और वीडियो पसंद आए तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।